अब देखो करने आगे बढ़। हाँ देखो अब डिफ्रैक्शन पढ़ते हैं अपन, ठीक है। डिफ्रैक्शन बेसिकली होता क्या है पहले उसको समझते जरा, कि इसको साफ शब्दों में बोले हैं तो इट इज बेंडिंग ऑफ लाइट। लाइट जब बेंड हो जाती है ना तो उसको अपन डिफ्रैक्शन बोलते हैं। कैसे होती है जरा उसको समझो। ये फिनोमेना कब ऑब्जर्व होता है कि जब लाइट डिफ्रैक्शन कब ऑब्जर्व होता है, जब लाइट बेंड हो जाती है। और ये कब होता है, जब अपर्चर या ऑब्स्टेकल, जो दो चीजें होती है। एक होता है ओपनिंग, जैसे होल है, होल से लाइट आ रही है, उसको बोलते हैं अपर्चर। फिर एक कोई बीच में आपकी कार्डबोर्ड। आवाज बहुत कट रही आवाज कटी है, एक मिनट रुको। अब देखो अब कैसे आ रही है। हेलो हेलो। है। सही। हम्म हाँ सही है। तो मैं बात कर रहा था कि जो अपर्चर है बेसिकली और ऑब्स्टेकल दो चीजें होती हैं। कि या तो जैसे कि लाइट यहां से आ रही है, देखना ध्यान से। तो अपर्चर अपर्चर या ऑब्स्टेकल, इसको अपन बोल देते हैं डिफ्रैक्टिंग एलिमेंट। और ये डिफ्रैक्टिंग एलिमेंट क्या करता है, इसके कारण डिफ्रैक्शन होता है। कैसे, जैसे कि मान लेते हैं हमने एक ऐसे कोई कार्डबोर्ड लिया और उस कार्डबोर्ड में ऐसे छोटा सा ऐसे छेद कर दिया। तो ये बेसिकली क्या है, ये कार्डबोर्ड था और ये छोटा सा छेद था। तो ये जो है इसको हम बोलेंगे अपर्चर। दिस इज कॉल्ड एज अपर्चर। तो होना क्या चाहिए, लाइट को सीधा चले जाना चाहिए, हाँ या ना। भाई नियम तो ये कहता है रे नेचर की अगर बात करो तो लाइट को ऐसे यस। सीधा सीधा आर पार चले जाना चाहिए। पर होता ये नहीं है, होता क्या है, लाइट ऐसे मुड़ जाती है। और जो ब्राइट लाइट दिखती है वो इस पूरे एरिया में दिखती है। दिस दिस इज ब्राइट। जबकि होना ये चाहिए था सिर्फ इतने में ब्राइट होना चाहिए था, यहां से लेके यहाँ। हुआ क्या, इस पूरे में ब्राइट। तो ये मतलब बेंडिंग हुई। यहाँ पे एक और बात पता चली, एक और फिनोमिना देखो। इसी का उल्टा अगर मान लो मैं ऑब्स्टेकल लेता, ऐसा ऐसा सर्कुलर डिस्क ले ली मान लो। अब यहाँ से जैसे मैंने पैरेलल से लाइट ली तो क्या होगा। अब होना ये चाहिए, क्या होना चाहिए अगेन देखो, कि इसको यहाँ से मुड़ के ऐसे चले जाना चाहिए, सीधा यहाँ पे ऐसी शेडो बननी चाहिए, दिस शुड बी शेडो। पर होता ये है ऐसे मुड़ जाती है और शेडो ऐसे बड़ी हो जाती है। दिस इज एक्चुअली शेडो, ये पूरा। बट ये लाइट हम कौन से एंगल से फेंक रहे हैं उस ऑब्स्टिकल को, उससे फर्क पड़ता है। बिल्कुल फर्क क्योंकि पड़ता है। अगर आप स्ट्रेट अवे फेंकोगे तो शैडो तो सेम ही बनेगी। देखो अगर आप जो सुनो, ये तुमने परपेंडिकुलर लाइट डाल रहे हो उस पे तो बता रहा हूँ कुछ कंडीशन सुनो बेटा, कंडीशंस क्या है सुनो। ये मुड़ने वाला फिनोमेना तभी ऑब्जर्व होता है व्हेन साइज ऑफ अपर्चर और ऑब्स्टेकल, इन दोनों का साइज, अपर्चर का और ऑब्स्टेकल का, इन दोनों से किसी एक का साइज should be comparable to, when is comparable to, it is comparable to lambda of the light, wavelength of the light के comparable है तब की बात होती है। तभी ऐसा होगा, is comparable to wavelength of light। तभी ऐसा हो सकता है कि हाँ भाई ये बेंडिंग होगी। अगर ये बड़ा साइज लेते हैं जो कि रियल लाइफ में हम दिखते हैं तो ये बेंडिंग हमको ऑब्जर्व नहीं होगी। पर छोटा साइज लोगे ना तो ये ऑब्जर्व होगा। समझ रहे हो, क्लियर है बेटा। सर मैंने एक चीज नोटिस करी, पूछूं? हम्म पूछो अभी पूछो। मैंने लाइट डाली एक ऑब्जेक्ट पे शैडो बनाने, हम्म तो उसमें मैंने ये नोटिस किया कि अगर वो लाइट सोर्स मैं उस ऑब्जेक्ट के पास रख रहा हूँ तो हाँ आपने जैसे हाँ, बोला कि जितनी शैडो बिल्कुल। बननी चाहिए उससे बड़ी शैडो बन रही है। बट जैसे जैसे मैं उसको दूर लेता जा रहा हूँ उसके बाद एक पॉइंट आ रहा है जहां पर जितने साइज का ऑब्जेक्ट है वही साइज की शैडो है। ये क्या डिफरेंस है, मतलब अरे वो तो डिस्टेंस की अलग वजह से? कारण है, वो तो तुमने क्या लिया, पॉइंट सोर्स लिया है। ये ऑब्जेक्ट है तुम्हारा,
तो अगर तुम पास में रखोगे तो ऐसे रेज जाती है, वो एक अलग कारण है बेटा, वो बेंडिंग नहीं है भाई। अच्छा बेंडिंग नहीं, हाँ, ठीक है। अब जब तुम दूर ले जाते हो तो लिटरली ये जो डाइवर्जिंग की बजाय लगभग लगभग पैरेलल हो जाता है, और लगभग लगभग पैरेलल हो जाता है तो फिर सीधा बन जाता है जब तुम दूरी ले जाते हो, सोर्स बहुत दूर कर देते हो तुम, समझे? तो ये तो बेंडिंग नहीं है, ये तो कारण ये अलग है। तो बेंडिंग कब ऑब्जर्व होती है, जो मैंने अभी बताया था, ठीक है? समझ में आया बेटा यहाँ तक? हाँ। अब ये तो होता है, चलो इसको डिफ्लेक्शन बोलते हैं। इसको ऑब्जर्व कैसे किया, एक्सपेरिमेंट ये था, सुनो आप ध्यान से। इन्होंने एक सिंगल स्लिट ली इस बार, और ऐसे पैरेलल ली। तो जब पैरेलल रे ली और फिर क्या हुआ, उसको यहाँ से एक ये स्क्रीन ली और यहाँ पे ऑब्जर्व किया। देखो एनसीईआरटी में लेंस नहीं बनाया उन्होंने, फिर मैं बता के समझा रहा हूँ। यहाँ लेंस बना लेते हैं बीच में और उससे फोकस करवाते हैं। तो जब यहाँ से मुड़ जाती है, देखो यहाँ मुड़ गई है, लिटरली मुड़ रही है जो तुम कह रहे थे ना, तो यहाँ पे ऐसे फोकस हो जाती है, मान लो इधर इस पॉइंट पे, और कुछ रेज ऐसे सीधी जा रही है तो वो ऐसे फोकस हो जाएगी। और फिर अपन यहाँ पे इस पे इंटरफेरेंस ऑब्जर्व करेंगे कि क्या होगा। इस बार सिंगल स्लिट ली है, इसकी लंबाई में मान लो ए ले लेता हूँ, वो डी की जगह, या डी भी ले सकते हो, तुम्हारी इच्छा है। अब यहाँ से क्या करोगे, मैं टॉप वाले में और बॉटम वाले में पार्ट डिफरेंस निकालता हूँ। तो ये एंगल अगर थीटा है तो तुम्हें समझ में आना चाहिए कि ये जो एंगल है, ये एंगल यहाँ से मैं परपेंडिकुलर डालूंगा तो ये एंगल भी थीटा रहेगा। तो फिर यहाँ से ये जो डिफरेंस आ जाएगा, तो देखो एक मैं नहीं समझ में आया तो एक बार ध्यान सुनना, कि दो पैरेलल लाइन ऐसे जा रही हैं, यहाँ से परपेंडिकुलर डाला और इन लाइंस का जो एंगल था ये थीटा था, ठीक है? तो ये वाला एंगल भी अगेन क्या आ गया, थीटा, ठीक है? तो हम ये बोल रहे हैं कि अगर ये लंबाई अगर ए, तो ये देखो ये लाइन भी चली, ये लाइन भी चली, दोनों के रास्ते में कितना डिफरेंस है, पाथ डिफरेंस। वो है इस बार ये, वो कितना हो गया, ए साइन थीटा। तो पाथ डिफरेंस बेसिकली सिर्फ टॉप और बॉटम को अगर देखते तो ए साइन थीटा आता। और जो सिंगल स्लिट है यहाँ पे, ये सिंगल स्लिट बेसिकली इनफाइनाइट सोर्स की तरह काम करती है, कि इनफाइनाइट सोर्सेज है यहाँ पे। कैसे समझाता हूँ मैं, ऐसे इमेजिन करो कि इतनी मोटी दिखा रखी है, वैसे में तो वैसे सिंगल है, तो उस मोटी से समझो कि इस मोटी स्लिट से 1 2 3 4 5 6 7 कितने सारे सोर्सेज आ सकते हैं, मतलब एक लाइट की रेज आ सकती है। तो इनफाइनाइट सोर्स की तरह काम कर रही है। तो अगर टॉप और बॉटम में देखूं तो इतना डिफरेंस आ रहा है, और असल में अकेला टॉप और बॉटम तो है नहीं। तो इसको विजुलाइज करने के लिए अगर हम देखें, बस देखो यहाँ पे मैं कारण नहीं दूंगा, बस समझ लो कैसा होता है। ये पाथ डिफरेंस, पहली बात बस इतना समझ लेना कि ये पाथ डिफरेंस सिर्फ टॉप और बॉटम का है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि दो सोर्स है, यहाँ पे कितने सोर्स है, इनफाइनाइट सोर्स। और इनफाइनाइट सोर्स है तो सबका लेके एवरेज लेना पड़ेगा, तो एवरेज लेके वो सब करके किया तो यहाँ एक तरह से उल्टा हो जाता है कि जैसे मिनिमा निकालना है अगर, तो तुम क्या करते हो कि ए साइन थीटा जो कि पार्ट डिफरेंस आया अपना टॉप और बॉटम वाला, उसको एन लेमडा कर देते हैं। और अगर मैक्सिमा निकालना है, उल्टा हो जाता है, तो उसके अंदर ए साइन थीटा बराबर, और खास बात यहाँ पे नोटिस करना है, यहाँ पे 2n+1/2 करके लेमडा करके करते हैं। ये क्यों होता है अभी समझा दूंगा। और यहाँ पे खास बात थीटा पे बहुत फोकस करते हैं, थीटा निकालने में, क्योंकि बहुत ये दूरी बहुत बड़ी बड़ी रहती है, ठीक है? तो यहाँ पे जो थीटा है वो छोटा भी रहता है काफी। थीटा जब स्मॉल रहता है तो साइन थीटा नियरली इक्वल टू थीटा, तो यहाँ से आता है ए थीटा एन, एन डैश मतलब मिनिमा निकालना है एन लेमडा, थीटा एन डैश या मिनिमा की लोकेशन एन लेमडा बाई ए, और लीनियर लोकेशन निकालनी है अगर एक्स एन डैश, तो फिर ये लंबाई जो कैपिटल डी लोगे उससे मल्टीप्लाई कर लोगे, ठीक है? और बाकी वैसा ही है, बस में उल्टा हो गया एक तरह से। और थोड़ा और डिफरेंस क्या आया, यहाँ भी सेम इसी करेंगे, पर यहाँ पे ए साइन, मैं इसको थीटा एन ले लूँ, मतलब मैक्सिमा का ले रहा हूँ तो मैं एन ले रहा हूँ, और मिनिमा ले रहा हूँ तो एन डैश ले रहा हूँ। ए थीटा एन ले लूँ अगर यहाँ से, तो ये 2n+1/2 लेमडा, और यहाँ से थीटा एन का फॉर्मूला बन जाएगा 2n+1/2 लेमडा बाई ए, और अगर लंबाई निकालनी है एक्स एन, तो 2n+1/2 लेमडा बाई ए इंटू कैपिटल टी। तो ये फॉर्मुलेज है यहाँ पे जो हमको याद है। देखा जाए तो उल्टा हो गया है, और खास बात यहाँ पे 2+1 1+1 है, -1 नहीं, जो पहले -1 था। ऐसा क्यों बताऊंगा जरूर। बताओ यहाँ तक पता चला क्या किया मैंने? बस याद रखने की चीज क्या है खास, जिसका एक्सप्लेनेशन मैं अभी डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, जब रेगुलर क्लास में पढ़ाऊंगा तब जाऊंगा डिटेल में, कि मिनिमम के लिए इसमें ए साइन थीटा बराबर लैम्डा करना है। ए साइन थीटा कैसा है वो तो मैंने समझाया, और मैक्सिमम के लिए ऐसा नहीं है, और उससे फॉर्मूला, ये दोनों फॉर्मूले याद है। बताओ यहाँ तक दिक्कत?
बोलो भाई, नो सर। है ना? अब समझो, एक्चुअली इंटेंसिटी का जब ग्राफ बनाओगे इसमें तो देखो बहुत मजेदार ग्राफ बनता है। सबसे पहले सेंटर पे तो मैक्सिमम बनेगा, और उसके बाद इंटेंसिटी घटती है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि अब एक सोर्स तो है नहीं। जब मैक्सिमम बनता भी है तो सारे मैक्सिमम एक साथ नहीं बन पाते, वो सिर्फ सेंटर पे बनते हैं। तो इसकी लोकेशन की अगर जब बात करो तो देखो पहला क्या आएगा यहाँ पे, मैं एंगल की अगर बात करूँ, क्योंकि यहाँ जनरली एंगल की बात की होती है, लंबाई की भी करनी है तो लंबाई कर लो पहले। लंबाई की अगर बात करोगे तो पहला मिनिमा देखो कब आता है, यहाँ पे एन कहाँ से वेरी कर रहा है, एन वेरी कर रहा है 1 2 3 ऐसे। सेम ऐसे यहाँ पे भी एन ऐसे वेरी कर रहा है। अब समझना, जो पहला मिनिमा बनेगा वो कब कितने एंगल बनेगा, लेमडा बाई ए। और लंबाई अगर लेनी है तो वो हो जाएगा कितना, लेमडा बाई ए इंटू कैपिटल डी। अब तुम नोटिस करो, जो पहला मैक्सिमा बनेगा यहाँ पे लेमडा आ गया, अगला क्या आने वाला है, क्या लेमडा बाई 2 पे कुछ भी बन सकता है? लेमडा बाई 2 पे कुछ भी नहीं बन सकता ना। क्यों? क्योंकि ये पहला मिनिमा ही, पहले तो मिनिमा आएगा और मिनिमा ही लेमडा बाई ए पे बन रहा है, तो अगला तो 3 लेमडा बाई 2 ही आ सकता है। और यहाँ पे क्या बनेगा, फर्स्ट मैक्सिमा बनेगा, तो फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा बोलते हैं। यहाँ पे एक टर्म है कि सेकेंडरी मैक्सिमा बोला जाता है। क्यों? क्योंकि मेन तो प्राइमरी वाला बड़ा है, सेंटर वाला है, बाकी सबकी वैल्यू इतनी कम है, तो इसीलिए इसको सेकेंडरी नाम से बोलते हैं। तो फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा बनेगा यहाँ पे, तो कब बन रहा है, 3 लैम्डा बाई 2 पर बन रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे जब अगर मैं 1 डालता और n माइनस 1 यूज करता तो क्या होता, तो यहाँ पे लैम्डा बाई 2 वाला टर्म आता, और लैम्डा बाई 2 वाले पे तो कुछ बन ही नहीं रहा, यहाँ तो कुछ है क्या बीच में, बताओ, बोलो बेटा। ये बात समझ में आई क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? यस सर, यस। इसीलिए यहाँ पे 2n माइनस 1 की बजाय 2n प्लस 1 आ गया। तो इस और ये बस ध्यान रखेंगे बस, और थोड़ा लॉजिक तो मैं बता दिए। 3 लैम्डा बाई 2 के बाद यहाँ पे देखोगे तो 2 लैम्डा बाई ए आ जाएगा। ये क्या बन गया, सेकंड मिनिमा। और सेकेंडरी वर्ड क्यों यूज किया है, क्योंकि इंटेंसिटी घटती जा रही है। और ये क्या था बेसिकली, फर्स्ट मिनिमम, एंड सो ऑन। तो आई होप तुम्हें यहाँ से क्लियर हो गया होगा क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। अब एक और चीज यहाँ पे जो काम आती है वो होती है सेंट्रल मैक्सिमा की चौड़ाई। उसकी चौड़ाई निकालने के लिए यहाँ से इस लाइन खींच दूंगा, और ये एंगल अगर थीटा लेते हैं तो तुम्हें यहाँ पे आता है एंगुलर विड्थ आती है, लीनियर विड्थ आती है। तो यहाँ से तुम देख सकते हो कि एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा अगर निकालोगे तो पता कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 2 थीटा। और इस थीटा, ये वाला थीटा कौन सा, ये वाला, यहाँ से लेके यहाँ तक है, ये थीटा कितना है, लैम्डा बाई ए। तो यहाँ से आ गया 2 लैम्डा बाई। तो ये फॉर्मूला याद रखना कि एंगुलर विड्थ कितनी होती है सेंट्रल मैक्सिमा की, 2 लैम्डा बाई स्टार लगा दो। और लीनियर विड्थ निकालनी है सेंट्रल मैक्सिमा, तो क्या करोगे, कैपिटल डी से मल्टीप्लाई कर दोगे बस, 2 लैम्डा कैपिटल डी बाई। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना? बोलो बेटा। नहीं। अब आगे देखो, तो डिफ्रैक्शन अपना यहाँ पे खत्म हो गया, ये डिफ्रैक्शन के बारे में यही चीजें थी। और जो बीच वाला है वो मोटा है, फिर उसके हिसाब से बाद में मोटाई सेम है, पर बीच वाले की मोटाई अलग है, पर इंटेंसिटी घटती जा रही है। अब हम लास्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं जो हमारा है पोलराइजेशन। इसमें फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं बेटा, डरने की जरूरत नहीं। मैक्सिमा निकालो, मिनिमा निकालो, पहला मिनट, दूसरा, तीसरा, फिर ये सेंटर वाला। इसमें कोई सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब अपना आता है पोलराइजेशन क्या चीज है। पोलराइजेशन क्या होता है बेसिकली समझना, एक्चुअली जो लाइट होती है वो लाइट हर डायरेक्शन में जाती है, और जब हम क्या करते हैं कि उसके ऑसिलेशंस को लिमिट कर देते हैं, लिमिट द प्लेन ऑफ ऑसिलेशन, तो उस प्रोसेस को अपन बोलते हैं कि भाई पोलराइजेशन, कि उसके ऑसिलेट करने के प्लेन को लिमिट कर देते हैं। जैसे कि अनपोलराइज लाइट जो होती है ना, वो हर डायरेक्शन में ऐसे अलग अलग डायरेक्शन में ऑसिलेट करती है, और हम उसको रोक देते हैं। ऐसा किसकी हेल्प से करते हैं, तुमने केमिस्ट्री में बेटा पढ़ा होगा, एक होता है आइसोट्रोपिक, एक होता है एनिसोट्रोपिक। याद आ रहा है? बताओ भाई। क्या सर? आइसोट्रोपिक एनिसोट्रोपिक क्या चीज है ये, यस सर। क्या होता है बताओ, कुछ याद आ रहा हो तो बताओ। आइसोट्रोपिक सॉलिड्स, एनिसोट्रोपिक सॉलिड्स। हाँ। हाँ, आइसोट्रोपिक मतलब अलग अलग डायरेक्शंस में अलग अलग वैल्यूज, और एनिसोट्रोपिक मेजर मतलब मतलब
डायरेक्शंस पे अगर डिफरेंट डायरेक्शंस में डिफरेंट वैल्यूज आती है तो आइसोट्रोपिक होता है। उल्टा बोल रहे हो दोनों की। आइसोट्रोपिक मतलब हर सॉरी, डायरेक्शन सेम में वैल्यू आइसोट्रोपिक मतलब हाँ सेम प्रॉपर्टीज सारे डायरेक्शंस में। एग्जैक्टली, सारे डायरेक्शन में सेम वैल्यू, बस बस बस। वो आइसोट्रोपिक। आइसोट्रोपिक मतलब कि हर डायरेक्शन में सेम वैल्यूज है, वो आइसोट्रोपिक सॉलिड है। अनआइसोट्रोपिक क्या होता है कि एक स्पेशल डायरेक्शन में वैल्यू अलग अलग डायरेक्शन में प्रॉपर्टीज अलग अलग होती है। तो पोलराइजर जो होता है अपना, पोलराइजर जो एक ऐसे, तुमने देखा होगा लोगों को पोलराइड्स पहने हुए गॉगल्स होते हैं, सनग्लासेस, वो देखो कैसे काम करते हैं, वो भी तुम्हें यहाँ समझ में आया। तो वो क्या होते हैं, पहली बात तो एनाइसोट्रोपिक सॉलिड होते हैं। कैसे सॉलिड होते हैं एनाइसोट्रोपिक? जो पोलराइजर होते हैं अपने, वो एनाइसोट्रोपिक सॉलिड होते हैं। वो करते क्या है, उनकी एक एक्सिस रहती है, वो क्या करते हैं कि इस एक्सिस से तो पास होने देते हैं, इस प्लेन से लाइट को पास होने देते हैं, पर बाकी लाइट को रोक देते हैं। इससे क्या होता है कि ये लाइट अगर अनपोलराइज्ड होती है तो ये लाइट कैसी बन जाती है, पोलराइज्ड बन जाती है। पोलराइज्ड मतलब उसकी डायरेक्शन फिक्स हो गई, ये तो हर डायरेक्शन में था, ये एक डायरेक्शन में हो गया। तो अनपोलराइज्ड से पोलराइज्ड कैसे बनाया है इसने? इसने क्या करा, बाकी की डायरेक्शन में लाइट को ऑसिलेट होने नहीं दी। इसको बोलते हैं अपन पोलराइजर। इसका एग्जांपल अगर तुम देखोगे, जैसे टॉर्मलिन क्रिस्टल, निकोल प्रिज्म, टॉर्मलिन क्रिस्टल, फिर निकोल प्रिज्म, ऐसे अलग अलग एग्जांपल्स हैं जो ये चीज करते हैं। अब देखो यहाँ पे एक मेलस करके एक साइंटिस्ट ने एक लॉ दिया, मेलस लॉ। ये इंपॉर्टेंट है, ये भी 2 नंबर का सब सब्जेक्टिव में आता है बहुत बार। मेलस ने क्या बोला कि भाई इंटेंसिटी जो होगी आफ्टर पासिंग थ्रू पोलराइजर, आफ्टर इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो होगी आफ्टर पासिंग थ्रू पोलराइजर, वो प्रोपोर्शनल टू क्या होगी, cos स्क्वायर थीटा होगी। मतलब ये आई है अगर, तो आई बराबर फॉर्मूला उन्होंने दिया आई नॉट cos स्क्वायर थीटा। यहाँ पे आई नॉट क्या है, ओरिजिनल जो एंटर कर, थीटा क्या है भाई यहाँ पे, थीटा बेसिकली एंगल है बिटवीन प्लेन ऑफ ऑसिलेशन ऑफ लाइट, प्लेन ऑफ ऑसिलेशन ऑफ लाइट, लाइट क्या, वेव लिखो, नॉट नेसेसरली लाइट बट ए वेव। और दूसरा क्या नाम है, और किसके बीच में, एक्सिस ऑफ पोलराइजर। अब एक्सिस ऑफ पोलराइजर तो तुम समझते ही हो कि जहां से वो लाइट को पास होने दे रहा है। अब तुम ध्यान देना बेटा, सोचना ध्यान से, मैं यहां से देख रहा हूँ, तो यहां से देखूंगा तो मेरा जो व्यू बनेगा साइड व्यू ऐसा बनेगा, ये तो पोलराइजर की एक्सिस बन जाएगी। बट जो लाइट है, वो लाइट तो हर एंगल में, लाइट का तो हर एंगल है, तो एंगल कैसे नापू, नहीं नाप सकता। और जब कोई चीज नहीं नाप सकते तो एवरेज लिया जाता है। यहाँ इंटेंसिटी अगर आई नॉट है तो यहाँ इंटेंसिटी होनी क्या चाहिए फॉर्मूले से, आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। और यहाँ तो लफड़ा है, थीटा वेरिएबल है देखो, क्योंकि प्लेन का जो पोलराइजर का एक्सिस है वो तो फिक्स है, पर लाइट तो हर प्लेन में ऑसिलेट कर रही है, तो उसका एवरेज लेना पड़ेगा। एवरेज लिया, मजा आ गया, आई नॉट बाहर, कॉस स्क्वायर थीटा का एवरेज क्या हो गया, हाफ। तो रियल लाइफ में यही होता है कि जब हम गॉगल्स लगाते हैं, पोलराइजर होते हैं बेसिकली, तो आई नॉट लाइट अगर गॉगल्स को एंटर करती है तो हमारी आंखों तक क्या पहुंचती है, आई नॉट बाई 2। तो वो अनपोलराइज लाइट को पोलराइज कर देता है और इंटेंसिटी एकदम से आधी कर देता है। बताओ यहाँ तक पता चला? Yes. बहुत लॉजिकल सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल कंसेप्ट है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। फिर भी कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हो। बस ये समझना कि हर डायरेक्शन में जो ऑसिलेशन हो रहे हैं लाइट के, उसको हम लिमिट कर रहे हैं कि भाई एक ही डायरेक्शन से तुम पास, बाकी सब हम रोक देंगे। तो वो इंटेंसिटी अपन यहाँ पे देख रहे हैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसका यूज देखो कैसे क्या क्या होता है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल से सबसे बढ़िया ही समझ में आता है, मैं हमेशा क्लास में कराता हूँ और उससे तुम्हें भी क्लियर हो जाएगा। जैसे कि एक अनपोलराइज लाइट है, यहाँ पे एक पोलराइजर है, फिर एक दूसरा पोलराइजर, ये P1 है, ये P2 है। अब P1 एंड P2 पोलराइजर आर प्लेस्ड इन क्रॉस पोजीशन। क्रॉस पोजीशन बहुत बार वर्ड यूज किया जाता है, जैसे कि ऐसा क्रॉस बनता है ना, वो 90 डिग्री बेसिस। नाउ
A third polarizer P3 is placed between P1 and P2 and rotating. Now, what will be what will be intensity and when it will be maximum? मेरी राइटिंग बाद में नोट में समझ में आ जाएगी क्या तुमको? हैं? सर आ जाएगी और चलो ठीक है। इसलिए तो पर रिकॉर्ड भी तो करवा ही रहे हैं। हाँ ये भी है, चलो ठीक है। अब देखो, मतलब लिखते वक्त कुछ भी डाउट हुआ तो हाँ आप पूछ ले रहे हो। अब सुनो, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन का तुम्हें सेटअप समझ में आ गया कि भाई एक अनपोलराइज्ड लाइट है, ये P1 है P2 है और बीच में एक P3 रख के रोटेट करें। अब पहले तो रोटेट करने के बिना देखो, विदाउट P3 पहले ऑब्जर्व करते हैं कि क्या हो रहा है। अब ये इधर ये P1 है, अब यहां से अगर तुम देखोगे ये P1 है, ये P3 है, तो ये I नॉट है, तो यहां से लाइट तो ऐसी आर पार हो जाएगी और I नॉट बाई 2 हो जाएगी। इसमें तो कोई डाउट नहीं बेटा किसी को? एनीवन? अभी सिखाया ऊपर पहले नहीं। अब मैं यहां से देखूंगा तो देखो इस लाइट का और इसका एंगल देखना बेटा ध्यान से। तो मैं यहां से देख रहा हूं तो ये वाली लाइट आई, ये लाइट हो गई और ये वो अपना पोलराइजर हो गया। दोनों में एंगल कितना है? 90 डिग्री है। तो यहाँ पे जो लाइट आने वाली है इस जगह पे, वो लाइट क्या आएगी? आई नॉट बाई 2, क्योंकि इनपुट ये था उसका, और इनटू कॉस स्क्वायर 90, तो क्या आ गया? 0। तो यहाँ से देख रहे हैं तो हमको कुछ भी नहीं दिखेगा, बिल्कुल डार्क दिखेगा। हाँ या ना? हाँ सर। अगर P3 ले लिया, अब देखो मजेदार चीज, अगर मैंने P3 लिया और उसको रोटेट करा तो देखते हैं जरा क्या हो रहा है। तो मैंने यहाँ पे एक पोलराइजर लिया है ना, और ये एक दूसरा पोलराइजर लिया ही था। ये मेरा P1 था, ये मेरा P2 था, P2 था ना सॉरी। अब P3 मैंने लिया और टेढ़ा रखा है। अब यहाँ पे देखो क्या करूँ, ठीक। तो अब यहाँ से देखोगे ना तो डायग्राम देखो कैसा बनेगा। यहाँ से लाइट आएगी सीधी, ये आई नॉट है, तो ये आई नॉट बाई 2 आएगी। तो अब देखो पता है ये जो लाइट है ना, देखो तीन ऐसा है, तीन, ये मेरी रहेगी P1 की एक्सिस, ये मेरी रहेगी P2 की एक्सिस, और ये मेरी P3 की एक्सिस है, और बीच में एंगल मान लो थीटा है। अब ध्यान सुनो, ये आई नॉट बाई 2 है। अब इन दोनों में एंगल कितना आया बताओ? आई नॉट बाई 2 मतलब यहाँ से जो लाइट आई वो ये वाली P1 के अक्रॉस वाली सीधी आई, उसमें और P3 में एंगल कितना है? थीटा। तो यहाँ पे जो इंटेंसिटी आएगी वो आई नॉट बाई 2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा आएगी। हाँ या ना? बोलो बेटा। हाँ सर। है ना? बोलो भाई तन्मय, क्लियर है ये बात? यस सर। है ना? क्योंकि इन दोनों में एंगल इतना था, आई नॉट बाई 2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसमें और इसमें अगर तुम देखोगे P3, जब यही लाइट आई है P3 के अलॉन्ग हो गई, ऐसी टेढ़ी हो गई है, क्योंकि जो पोलराइजर लाइट निकलती है वो उसी के एक्सिस के अलॉन्ग निकलती है, उसकी इंटेंसिटी इस तरह से बदलती है, तो बदल गई भाई। अब ये P3 से निकली ऐसी हो गई, तो इस लाइट का और इसका एंगल कितना रहेगा? 90 माइनस थीटा। तो यहाँ जो लाइट आएगी वो लेटी हुई आएगी, और इसका जो एंगल वो क्या आएगा? इनपुट कितना था? ये तो उसका इनपुट है, और इनटू कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा। तो फाइनल आई ये आया, दिस इज माय फाइनल आई। इस पे तुम देखोगे अगर आई, तो आई की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई? ये हो गया आई नॉट बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर। आई होप यहाँ तक दिक्कत नहीं होगी। बताओ बेटा, कोई दिक्कत यहाँ तक? यस सर। नहीं सर। अब इंटू 4/4 कर दिया। अब इस पूरे को देखो ध्यान से, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? साइन थीटा कॉस थीटा इंटू 2, तो ये 2 साइन 2 थीटा का होल स्क्वायर है। 2 sin थीटा तो यहाँ से बन गया आई नॉट बाई 8 sin थीटा। इंटू, हाँ, साइन 2 थीटा का होल स्क्वायर। अब तुम्हें दिख रहा है साफ साफ, मैक्सिमाइज करना है तो क्या करोगे? साइन 2 थीटा क्या हो जाएगा? sin थीटा 45 हाँ बस इसलिए लिख दिया। साइन थीटा क्या हो जाएगा? 45 हो जाएगा, और इंटेंसिटी कितनी आ जाएगी? आई नॉट बाई 8 आएगा। और मिनिमाइज करना है, मिनिमाइज, तो थीटा क्या हो जाएगा? 0 करना है, 0, 0। तो इंटेंसिटी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो मिनिमाइज
इस तो माइनस नहीं आएगा, अच्छा वो स्क्वायर है, ठीक है स्क्वायर है, हाँ तो ये यहाँ ठीक पे है पोलराइजेशन का कंसेप्ट मैंने क्लियर किया, बताओ कोई दिक्कत यही सर। है? अब पोलराइजेशन करते कैसे कैसे हैं? एक होता है पोलराइजेशन बाय स्कैटरिंग, पोलराइजेशन बाय स्कैटरिंग। इसमें क्या होता है भाई, इसमें एक डस्ट पार्टिकल है मान लो, ये नेचुरली होती है ये चीज, डस्ट पार्टिकल छोटा होता है बहुत, तो यहां से लाइट ऐसे आई, सनलाइट, तो सनलाइट जब आई अब उसको ऐसे, ये जो मैं डॉट दिखा रहा हूँ ना, डॉट मतलब अंदर बाहर, डॉट मतलब अंदर बाहर, और ये तो दिख ही रहा है, तो ये अनपोलराइज लाइट है। अभी कैसी लाइट है ये? अनपोलराइज लाइट है, ये डस्ट पार्टिकल है, तो यहाँ से टकरा के जब ऐसी जाएगी तो कुछ पोलराइज हो जाती है। डस्ट पार्टिकल क्या करता है, उसका साइज बहुत छोटा होता है, तो उसको ऑसिलेशन को लिमिट कर देता है, और टकरा के यहाँ से जाती है, ये पोलराइज लाइट चली जाती है। कैसी लाइट चली जाती है? पोलराइज्ड। एक तो तरीका ये है पोलराइजेशन का, और रिफ्लेक्शन के द्वारा भी पोलराइजेशन होता है, उसको जरा समझते हैं, वो इंपॉर्टेंट है। कि अगर तुम रेयरर से डेंसर मीडियम जा रहे हो, ये इंपॉर्टेंट है कि रेयरर से डेंसर जाए आप, तो रेयरर से डेंसर मीडियम अगर तुम जा रहे हो तो क्या होगा, और उस टाइम पे तुमने अनपोलराइज लाइट ली यहाँ पे, तो यहाँ से थोड़ा लाइट मुड़ तो जाती ही है, तो ये कैसी लाइट थी? अनपोलराइज थी। डॉट 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 भी है, और ऊपर नीचे भी है, मतलब सारे हैं इसमें, इस तरह दिखाया हुआ है इसको। ये अनपोलराइज्ड है। अब यहाँ से क्या होगा कि कुछ पार्ट तो क्या हो जाएगा, पार्शियली पोलराइज्ड। ये तो इतना पोलराइज नहीं हुआ, पर थोड़ा पोलराइज। क्यों बताता हूँ, क्योंकि इसका दो, एक पार्ट तो रिफ्लेक्ट होगा और एक पार्ट रिफ्लेक्ट होगा। तो जो रिफ्लेक्ट है वो तो पार्शियली पोलराइज्ड है, पर जो रिफ्लेक्ट होगा ना, वो अपना पोलराइज्ड हो जाएगा। दिस इज पोलराइज्ड, कंप्लीटली पोलराइज्ड। अब ऐसा ऐसा नहीं कि हर एंगल पे होता है, एक स्पेशल एंगल पे होता है। वो स्पेशल एंगल क्या होता है, उसको बोलते हैं ब्रूस्टर एंगल, आईबी। और ये रिफ्लेक्शन है तो ये सेम ही रहेगा, आईबी। और ये जो आर रहता है, उसकी खास बात ये है ब्रूस्टर एंगल के लिए, इस कंडीशन की खास बात है कि जो रिफ्लेक्टेड रे है एंड रिफ्रैक्टेड रे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मतलब ये 90 होना चाहिए, तो अगर ये 90, तो दिख रहा होगा कि आर और आईबी का सम कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। बस यहीं से मजा मजा आ गया। कैसे? स्नेल्स लॉ लगा दो। स्नेल्स लॉ क्या होता है? n1 sin r सर बराबर n2 sin, क्या हुआ? सर मतलब जो रिफ्रैक्टेड और रिफ्लेक्टेड रे उसमें एंगल 90 है ना, तो नॉर्मल और आपने उसमें बनाया तो मतलब। देखो देखो देखो, ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये वाली रिफ्रैक्टेड रे है, समझ रहे हो? हाँ तो नॉर्मल है ना। भाई ये वाली कौन सी रे है बताओ, ये कौन सी रे है? ला, रिफ्लेक्टेड। ये कौन सी रे है? रिफ्रैक्टेड। इन दोनों में 90 है, ये तो बनाया है मैंने, हाँ देखो। हाँ मतलब, तो फिर हाँ ठीक है सर। हाँ, अब इधर आ जाएगा n1 sin ib, इसका तो लगाया, n1 sin ib इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, n2 sin r। अब यहाँ से तुम देख लो, ib कितना है, 90 माइनस r, सॉरी r कितना है, 90 माइनस ib, तो यहाँ से sin 90 माइनस ib कर देंगे, ये कितना हो जाएगा, cos हो जाएगा। तो बस मजा आ गया। यहाँ से क्या बन जाएगा, sin ib डिवाइड बाई cos ib इज इक्वल टू n2 बाई n1, और इसी को n21 बोलते हैं, और सिंपल n बोल देते हैं इसके रेस्पेक्ट में इसका। तो यहाँ से फॉर्मूला बन जाएगा कि सिंपल n बराबर 10 ib, इसको बोलते हैं ब्रूस्टर लॉ। ये भी इंपॉर्टेंट है, एक दो नंबर का आता है ये डेरिवेशन छोटा सा, ब्रूस्टर लॉ। इसी के साथ तुम्हारा ये चैप्टर खत्म होता है। दो तीन छोटी छोटी चीजें हैं, थोड़ा इसको देख लो एक बार, वो भी बता ही देता हूँ, फॉर्मूला एक दो तीन, है ना? फिर हम इसको फिनिश करते हैं। बताओ ज्यादा क्लियर है भाई? तन्मय और क्या नाम है, प्रखर। यस सर। तो दो तीन छोटी छोटी चीजें बता दो फिर अब, है ना, फाइनल, फिर फिनिश करते हैं। दो तीन छोटी छोटी चीजें क्या क्या है देखो,
सबसे पहला एक वर्ड होता है रिजॉल्विंग पावर। रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप, इस पे क्वेश्चन आएगा तो फॉर्मुला बेस्ड आएगा, चिंता की बात नहीं। एनसीईआरटी में तो बहुत कुछ दिया है, थोड़ा बहुत मैं भी समझाऊंगा जब पढ़ूंगा तो मेरे का, और उसका डेरिवेशन नहीं आता है कभी भी, और बहुत गंदा है और जरूरत भी नहीं है उसकी। रिजॉल्विंग पावर क्या होता है समझते हैं। एक्चुअली जब तुमने सुना होगा कि हाई रिजोल्यूशन कैमरा, तो जब हम, एक तो होता है जूम करना या मैग्नीफाई करना, देखो दो वर्ड है यहाँ पे। अब वैसे तो मैं रे ऑप्टिक्स के बाद बढ़िया से समझाता हूँ ऐसा, बट आ गया है तो चलो थोड़ा बता। मैग्निफिकेशन और रिजोल्यूशन, तुम इन दोनों का डिफरेंस जानते हो क्या? दोनों कि सेम है दोनों? क्या जानते हैं? इन दोनों में डिफरेंस जानते हो क्या? मैग्निफिकेशन मतलब उसको, उस ऑब्जेक्ट को कितना बड़ा बड़ा कर करके देना। देख सकते हैं, हाँ सही बात और है, रिजोल्यूशन मतलब कितना क्लियर दिख रहा है हमको। सही है, काफी सही है। तुम बताओ भाई, तन्मय। वही मतलब सेम ही है। वही बात है। एक्चुअली क्या होता है, सेम ही है। मान लो, बिल्कुल सही बोला तुम लोगों ने, मैं एक सिंपल नोकिया C200 वाले मोबाइल से फोटो खींचूं और उस फोटो को 52 इंच की टीवी में डाल के देखूं, तो फोटो कैसा दिखेगा बताओ? ब्लर और ज्यादा ब्लर अच्छा ब्लर ब्लर होता है ब्लर हो जाएगा। क्योंकि वो एक्सटेंड हो जाता है। हाँ 52 इंच वाली टीवी ने उसको मैग्नीफाई तो कर दिया, उसने खींच दिया उसको, पर खींचने पे वो फट गया। क्यों? क्योंकि नोकिया C200 छोटे वाले मोबाइल ने जो फोटो खींचा, उसने इतनी डिटेल्स कैप्चर ही नहीं करी। और डिटेल्स या छोटी छोटी चीजों को अलग अलग देख पाना, भाई हीरो हीरोइन के चेहरे पे, यहाँ पे कान पे कितने बाल हैं, मतलब इस तरफ क्या है, और वो भी दिख जाता है। मतलब इतना डिटेल्ड, समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? कितना डिटेल्ड व्यू हम देख रहे हैं, वो उतना हाई रेजोल्यूशन है। और मैग्निफिकेशन तो क्या है, जूम करके दिखना बस। तो रिजॉल्विंग पावर जो होती है ना, वो लेंस के अपर्चर पे डिपेंड करती है कि लेंस का साइज या अपर्चर कितना ज्यादा है, उसको बोलते हैं अपर्चर। माइक्रोस्कोप कैसे काम करता है ये सब तो अभी नहीं पढ़ा सकता, कि पढ़ेंगे तो। पर इतना समझ जाओ बस कि अपर्चर जो है उस पर डिपेंड करता है कि कितनी ज्यादा लाइट ये कैप्चर करेगा, और उतनी ज्यादा लाइट कैप्चर करेगा उतना क्लियर पिक्चर देगा हमें। तो यहाँ पे फॉर्मूला है, देखो एक फॉर्मूला होता है लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन, वन पॉइंट टू टू लेमडा बाई डी। फॉर्मूला एक बार मैच कर लेता हूँ। पीछे था आगे था इसमें, तुम्हारे पास एनसीईआरटी में देखिए, बताओ जल्दी कहाँ है, कौन से पेज पे? अरे देख के बताओ ना, सो रहे हो, नींद आ रही है? कौन सा फॉर्मूला चाहिए? किसका चाहिए? माइक्रोस्कोप का रेजोल्यूशन और वो तो आगे नहीं है सर इसमें? वो 0.61 लैम्डा बाई हाँ वाला, हाँ वही वाला, कहाँ है पेज नंबर? ये रहा। पेज नंबर 372। हाँ तो वही, तो ये जो जो डिस्टेंस है, इसको अपन बोलते हैं इसके नीचे 1.22। आना। हाँ 1.22 लैम्डा बाई डी। ये सब क्या है, मैं इस बार अभी एक्सप्लेन नहीं करा, जरूरत नहीं, बाद में समझा दूंगा। ये रहा लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन, जो डेल्टा थीटा है 1.22 लैम्डा बाई डी। इसको एंगल में भी रिप्रेजेंट करते हैं बहुत बार, और डिस्टेंस में भी। माइक्रोस्कोप केस में एंगल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये जो डिस्टेंस है ये आता है इतना, यहाँ पे डी क्या है, अपर्चर। ह्यूमन आई अगर लोगे तो उसमें डी अलग बदल हो जाएगा बस। वो ह्यूमन आई और माइक्रोस्कोप का सेम, सॉरी ह्यूमन आई और टेलीस्कोप का सेम। ये मैंने क्या कर दिया, रुको, गलती कर दी ना। ये टेलीस्कोप का फॉर्मूला बता रहा हूँ मैं, किसका फॉर्मूला है ये? टेलीस्कोप का। टेलीस्कोप का और ह्यूमन आई का सेम रहता है फॉर्मूला। फिर फॉर्मूला आता, अच्छा ये रिजोल्विंग, ये लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन है। और रिजोल्विंग पावर जो होती है ना, वो उल्टा होता है 1/डेल्टा। क्यों भाई? क्योंकि जितना क्लोज चीजों को हम देख पा रहे हैं, जितने कम एंगल के पास वाली चीजों को भी हम देख पा रहे हैं, उतना ज्यादा रेजोल्यूशन होता है। ये बात समझते हो या नहीं? टेलीस्कोप का होता है ना सर, D/1.22 लैम्डा।
हाँ ये टेलीस्कोप, ऐसी रिजॉल्विंग पावर होती है। रिजोल्यूशन पावर। हाँ सेम ऐसी रिजॉल्विंग पावर होती है माइक्रोस्कोप की। माइक्रोस्कोप में कुछ नहीं है, उसमें 1.22 लैम्डा अपॉन 2d sin थीटा ऐसा करके कुछ था। एक मिनट, अगला है मेरा 1.2 लैम्डा अपॉन 2 म्यू sin थीटा। हाँ 2 म्यू sin थीटा। sin बीटा यहाँ पे वो एंगल है जो ये ऑब्जेक्ट अपना इस पे बना रहा है, ठीक है। तो ये अपना इसमें वो मिनिमम डिस्टेंस होता है, फिर पावर निकालनी है रिजॉल्विंग पावर, तो 1/d मिनिमम आ जाएगा। एक्चुअली क्या होता है, जब लंबाई बहुत ज्यादा होती है ना तो अपन एंगल में बात करते हैं, और जब लंबाई कम होती है तो अपन दूरी में बात करते हैं, और कुछ नहीं। तो यहाँ भी वही है, यहाँ पे इस चीज को बोलते हैं न्यूमेरिकल एपर्चर। और यहाँ पे पता है क्या होता है, ये म्यू है ना, म्यू एक्चुअली जो माइक्रोस्कोप में अगर तुम कोई लिक्विड डाल दोगे, लिक्विड, तो वो उससे ये डी घट जाएगा और रिजॉल्विंग पावर बढ़ जाती है। इस प्रोसेस को बोलते हैं ऑयल इमर्शन टेक्निक। क्या बोलते हैं इसको? ऑयल इमर्शन टेक्निक्स। मैं रिपीट कर रहा हूँ, सुनना ध्यान से, कि माइक्रोस्कोप का रिजोल्यूशन अपने को बढ़ाना है, तो क्या करेंगे अपन, उसके अंदर बीच में ऑयल डाल देंगे, तो उससे म्यू क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और म्यू बढ़ जाएगा तो डी मिनिमम घट जाएगा, और डी मिनिमम घट जाएगा तो रिजॉल्विंग पावर बढ़ जाएगी। तो इस चीज को क्या बोलते हैं, ऑयल इमर्जन टेक्निक। क्या करते हैं इसके अंदर, म्यू बढ़ाओ, डी घटाओ, और डी घटाओ, रिजॉल्विंग पावर बढ़ाओ। समझ में आया नहीं आया? इसको न्यूमेरिकल एपर्चर क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये एक तरह से एपर्चर का काम कर रहा है। और असल में तो एपर्चर अलग होता है, सिंपल, बट ये पूरा ये टर्म एपर्चर का काम कर रहा है, इसलिए इसको न्यूमेरिकल एपर्चर बोल रहे हैं कि हाँ भाई ये न्यूमेरिकली एपर्चर के बराबर है। पता चला बेटा? बोलो भाई, है ना? यस सर। अब एक लास्ट चीज, बिल्कुल बिल्कुल लास्ट, डॉपलर इफेक्ट इन लाइट। अब तुम्हें पता है कि सोर्स होता है, ऑब्जर्वर होता है ना? अब मान लो सोर्स तुम्हारे पास आ रहा है, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, पढ़ा है अपन ने ये डॉपलर इफेक्ट में, 11, हाँ या ना? बोलो भाई। यस सर। और सोर्स दूर जा रहा है तो फ्रीक्वेंसी घटती है। फ्रीक्वेंसी बढ़ना मतलब लैम्डा घटना, और लैम्डा इस, हाँ इसमें क्या हुआ, लैम्डा घटा और लैम्डा बढ़ना। तो ये जो फिनोमेना है ना, हमको पता है यूनिवर्स एक्सपेंड हो रहा है, तो लाइट का ये फिनोमेना बहुत ऑब्जर्व होता है कि लैम्डा का बढ़ना। पर लैम्डा का बढ़ना, अब असल में रेड कलर नहीं दिखता है अपने को, पर इस चीज को हमने नाम दे दिया कि भैया लैम्डा हाईएस्ट ज्यादा किसका होता है, विजिबल रेड का। तो इस प्रोसेस को हमने बोल दिया रेड शिफ्ट। क्या बोलते हैं इसको? रेड शिफ्ट। अब जब गैलेक्सी हमसे कोई दूर जा रही होती है, गैलेक्सी अवे दूर जा रही होती है, तो उसमें हमको लैम्डा उसका जो दिखना चाहिए उस गैलेक्सी का, उससे थोड़ा ज्यादा दिखता है ड्यू टू डॉपलर इफेक्ट, और इस चीज को बोलते हैं रेड शिफ्ट। इसी का उल्टा ये सबसे ज्यादा फेमस है, ज्यादा ऑब्जर्व होता है, क्योंकि यूनिवर्स पूरा एक्सपेंड हो रहा है। इसका उल्टा अगर ऐसा होगा तो इसको बोलते हैं ब्लू शिफ्ट। नाम समझ में आया ऐसा क्यों बोला? लैम्डा ज्यादा रेड का होता है, इसलिए रेड की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, इसलिए रेड शिफ्ट। ऐसे याद रखने के लिए नाम दे दिया बस, और कुछ नहीं। और फॉर्मूला इसका सिंपल है, डेल्टा एफ बाई एफ इज इक्वल टू माइनस डेल्टा लैम्डा बाई लैम्डा। ठीक है, तो डेल्टा नहीं, सी बाई सी कर दो उसमें। वी रेडियल बेसिकली बोलते हैं। वी रेडियल का मतलब ये है कि वेलोसिटी जो अप्रोच वाली है ना, वो, ठीक है। और इसका एक सिंपल है एग्जांपल है, जी कर लेना, और ज्यादा इसमें मत दिमाग खपाना। एग्जांपल कहाँ है, ऊपर तक है। खत्म सर। हाँ खत्म। ठीक है, एक फ्रेजनल डिस्टेंस का एक फॉर्मूला है, वो लिख लेना, ए स्क्वायर बाई लैम्डा। हाँ रुको, वो भी लिखवा देता हूँ। छोटी छोटी चीजें बहुत है इसमें। कहाँ गया? 2 मिनट रुकी जाओ, खत्म कर। अच्छा मीटिंग एंड हो रही है। हाँ तो चलो ठीक है, वो एग्जांपल कर लेना इसमें, डॉपलर इफेक्ट वाला एग्जांपल, ठीक है? ये रहा 10.1। ओके ठीक है सर। ओके सर। चलो फिर मिलते हैं। मैं देखो तब तक और आगे पढ़ाई करना, और वो जो भेजा है उसको जितना कंप्लीट होने की कोशिश करना, ठीक है? उसका रिवीजन स्टार्ट करो, हाँ जल्दी ठीक से है। कोशिश करो। ओके ओके बेटा, बाय बेटा। बाय वेलकम बाय सर। बाय सर, थैंक यू। वेलकम।